Good morning, everyone. How are you? Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning, We are ma'am. fine, We are and what fine, about ma'am. And you? what about you? I'm also fine, beta, and you are most welcome in this. And देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Water resources and how we conserve water resource. What are the problems faced by the people? तो आज पूरा का पूरा जो सेशन है वो वाटर से रिलेटेड ही है. कहाँ क्या क्या यूजेस है उसके, क्या और कौन से मिसयूज किए जा रहे हैं, एंड साथ ही ये भी पढ़ना है हमें कि हम उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए. ओके Yes, ma'am. Yes. sir. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. इस चैप्टर में हम लोग लैंड यूज पढ़ चुके हैं, सॉइल का भी पढ़ चुके हैं. आज क्या पढ़ना है हमें? वाटर. अभी वाटर से स्टार्ट करते हैं. इसके पहले देखिए कि डायग्राम दिया हुआ है और एक एक्टिविटी दी है आपको यहाँ पर, ये शो करने के लिए कि प्लांटेशन करने के बाद देखिए, यानी कि अगर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो प्लांटेशन किया जाता है तो उससे मिट्टी को खतरा कम होता है. देखिए जैसे फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया है कि यहाँ पर मिट्टी दी गई थी, दूसरे में भी उतनी उतनी ही मिट्टी दी गई है, लेकिन यहाँ पर पौधे लगाए गए छोटे छोटे. फिर उसके बाद इसमें होल भी किया गया है नीचे, और जब इस पे प्लांट उगाते हैं डी वाले में तब दोनों में पानी डाला जाता है ऊपर से. तो देखिए आप फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि मिट्टी सारी बह करके आ जा रही है. सेम ऐसे ही हमारे एरिया में भी होता है एक्चुअल में कि जब पेड़ पौधे नहीं लगे होते तो मिट्टी बह करके चली जाती है निचले पार्ट पे, और सबसे नीचे लेवल पे है हमारे समुद्र, सारी मिट्टी जाकर के वही मिल जाती है. और अगर यही प्लांटेशन किया गया हो तो क्या होता है, मिट्टी बह करके नहीं जाती, पानी चला जाता है नीचे. चलिए तो अभी आज हमें मिट्टी के बारे में नहीं पढ़ना है, आज हमें पढ़ना वाटर के बारे में. तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से. व्हाट इज द विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. अब हम ये तो सभी जानते हैं कि पानी हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना खाना खाए कोई रह सकता है कुछ घंटों तक, बट बिना पानी के नहीं रह सकता, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. एंड दूसरी चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. हमारी पृथ्वी का लगभग तिहाई हिस्सा अगर उसके 4 पार्ट किए जाए तो उसके 3 हिस्से में केवल और केवल पानी है, एक हिस्से में जमीन है. तो अगर 3 हिस्से में पानी है, थर्ड फोर्थ पार्ट में पानी है, तब भी आए दिन पानी की कमी हुई रहती है. ये हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग पिछली 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो मोस्टली जो पानी है वो कैसा है, सलाइन वाटर है. पढ़ चुके हैं ना हम लोग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखिए जो मोस्टली पानी है हमारी अर्थ के थर्ड फोर्थ पार्ट पे, वो थर्ड हिस्सा तो वाटर है, लेकिन फिर भी वाटर शॉर्टेज लगी रहती है. ये हम लोग पहले से जानते हैं क्यों. अभी इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है इस क्लास में. तो अब हमारी अर्थ के थर्ड फोर्थ पार्ट पे पानी है, इसलिए इसे वाटर प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है हमारी अर्थ को. इट वॉज इन प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. तो शुरुआत में देखिए समुद्र ही था सबसे पहले. जब हमारी अर्थ ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ का जन्म हुआ था तो पूरा का पूरा समुद्र ही था. बाद में क्या हुआ था, लैंड पार्ट निकल के आया था जिसे कंटिनेंट कहा जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि लगभग 3 लाख साल पहले. तो लाइफ की शुरुआत कब से मानी जाती है, आज से लगभग 3 लाख साल पहले से शुरू हुआ है जीवन हमारी अर्थ पे. Even today, the ocean cover 2/3 of the Earth's surface and supports a rich variety of plant and animals. आज के टाइम पर भी जो ओशियन है हमारे अर्थ पे, वो हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट कवर किए हुए हैं आज भी, 2/3 हिस्सा. एंड यहाँ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ पाई जाती है. समुद्र में भी पाई जाते हैं, समुद्र में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं.
एंड प्लांट की वैरायटी भी पाई जाती है यहाँ पर। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो जो समुद्र का पानी है वो बहुत ही ज्यादा नमकीन है, वो ह्यूमन कंजप्शन के लायक नहीं, हमारे पीने लायक नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%, और जो फ्रेश वाटर है जिसे सभी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कितना है, ओनली 2.7%। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट। और इस 2.7 को अगर 100 मान लें हम, तो इस 100 में से जो 70% है वो आइस शीट के रूप में है, बर्फ की चादरों के रूप में, जो पहाड़ी इलाकों पर है। तो यानी कि 2.7 जो टोटल पानी है इसमें से 70% तो आइस शीट के रूप में है एंड ग्लेशियर्स के रूप में है, जो कि कहाँ पर है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपने पढ़ा है ना, जहाँ पर फ्रीज जोन है, बिल्कुल बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर है। Yes, ma'am. ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स में पाई जाती है आइस शीट। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल। अब उनकी लोकेशन ऐसी है कि वहां तक पहुंच पाना मुश्किल है। अगर मान लो हम सोच भी लें कि वहां से आइस शीट उठा ले आए, तो वहां का टेम्परेचर इस लायक है कि हम लोग वहां पहुंच ही नहीं सकते। और मान लो अगर किसी तरह पहुंच भी गए रोते घसीटते हुए, तो वहां से आने लायक कंडीशन में है। तो यानी कि जो भी आइस शीट है ये ऐसी जगह पर है जो बिल्कुल ही इनएसेसिबल है हमारे लिए। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये कितना है, ओनली 1%। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर। अब थोड़ा सा इसमें ग्राउंड वाटर के रूप में भी है, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स। कुछ सरफेस वाटर यानी सतही जल है जो नदियों में और झीलों में पाए जाते हैं, एंड इसके अलावा वाटर वेपर में है एटमोस्फेयर में। यानी कि इस 1% में से, ओनली 1% में से कुछ है अंडरग्राउंड वाटर, कुछ है सरफेस वाटर नदियों में, और कुछ कहाँ पर है, एटमोस्फेयर में। यानी इतना कम पानी है उसमें से भी इधर उधर बंटवारा हो रखा है। उसके बाद जो बचेगा इसमें से वो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। अब देखिए, फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो यानी कि अभी जो फ्रेश वाटर है सबसे ज्यादा कीमती यही है। वाटर कैन नेदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड। पानी को ना हम लोग घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। पेड़ पौधे हम लोग बढ़ा सकते हैं, जितने चाहे उतने लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि पानी को हम लोग बढ़ा लें तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जितना पानी है हमारी अर्थ पे उतना ही रहेगा, ना ही घटाया जा सकता है। बस घटाते क्या है हम लोग कि हम लोग ना पानी की पानी है तो उतना ही, लेकिन वो क्या रहा है आज के टाइम पे, पानी जो है, जो सरफेस वाटर है, जो फ्रेश वाटर था, वो कहाँ मिलता जा रहा है, वो समुद्र वाले पानी में मिलता जा रहा है। बस हो ये रहा है, बाकी पानी का अमाउंट उतना ही है। तो इसे हम लोग ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। इट्स टोटल वैल्यू रिमेन्स कंस्टेंट। इसकी जो टोटल वैल्यू है, जितना ये रहता है लगभग ये उतना ही बना रहता है। इट्स abundance only seem to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, and back again through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. तो जो पानी है ये जितना है इतना ही बना रहता है। हाँ, ये आता जाता रहता है। कैसे? क्योंकि साइक्लिंग प्रोसेस होती है। ये आप लोग साइंस में पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में भी एंड 7th में भी, वाटर साइकिल वाला चैप्टर। Yes, ma'am. तो कैसे पानी जाता है, पहले एवोपोरेशन होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर सरफेस पे चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो दिस इज यू ऑलरेडी नो इज रिफर्ड टू एज द वाटर साइकिल, जिसे हम लोग वाटर साइकिल कह के जानते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। ह्यूमन use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production। अब देखिए इस्तेमाल कितना है पानी का, 1% है। 1% में से भी वो बंटवारा हो रखा है, एटमोस्फेयर में है, हमारी नदियों में है। अब जो बचा है हमारे पास उसका देखिए इस्तेमाल कितना है, जितनी जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन है, सब यूज करते हैं। नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग, केवल नहाने धोने पीने के ही लिए नहीं, प्रोडक्शन के लिए भी, क्योंकि जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, वो भी पानी से ही की जाती है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिवर, रिजर्वरीज और
डैम आर द अदर यूजेस। अब देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में, दूसरा इंडस्ट्रीज में भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाएगा। तो ये पानी कहाँ से लेते हैं, रिजर्वरी से यानी कि बावड़ियों से, और डैम यानी कि जहाँ पर बांध होते हैं, तो इन दो जगहों से ये वाला पानी भी यूज किया जाता है। Increasing population, rising demands for food and cash crop, increasing urbanization and rising standard of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water. अब पानी की कमी क्यों होती जा रही है लगातार, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड्स भी बढ़ रही है, साथ साथ कैश क्रॉप की भी डिमांड बढ़ रही है, और जितनी भी कैश क्रॉप है उसकी सिंचाई में बहुत ज्यादा पानी लगता है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, खेती लायक जमीन कम हो रही है, नगरीकरण ज्यादा हो रहा है, लोग बिल्डिंगें ज्यादा बनवा रहे हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो वाटर शॉर्टेज के लिए जिम्मेदार हैं, जो पूरे के पूरे कारण हैं। तो increasing population, rising demand for food and cash crop, increasing urbanization and rising standard of living, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से वाटर शॉर्टेज आ रही है। ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन, तो इससे देखिए पानी की जो सोर्सेज है उसमें कमी आ रही है, और वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। चलिए अभी इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आते हैं देखिए साइड में जो कॉलम दिए हैं ये पढ़ना है। तो 1975 में द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850, ये सीयू दिया गया है, यहाँ पर ये लीटर डिफाइन करता है, तो किलोमीटर एंड ईयर। तो 1975 में जब सर्वे किया गया था तो क्या बताया गया था कि लगभग इतने एरिया में इतना ज्यादा पानी यूज किया जा रहा था। इट्स शोर्ड टू मोर देन 6000 किलोमीटर इन द ईयर 2000, और 2000 में ये संख्या बढ़ गई, डबल हो गया है, लगभग 6000 तक पहुंच गया। चलिए अब एक चीज और भी है, बहुत सारी जगहों पर आपने नोटिस किया होगा कि टैप जो है वो पूरी तरह प्रॉपरली बंद नहीं होता या खराब होता है, उससे ड्रॉप ड्रॉप बहती रहती है, एक एक ड्रॉप। तो Yes, ma'am. अगर रिपेयरमेंट ना कराई जाए, मान लो नहीं ठीक कराया गया, तब क्या होगा, उससे जो पानी वेस्ट होगा वो कितना होगा, एक साल में 1200 लीटर पानी उस एक टैप से। और अगर पता नहीं कितने एरिया में टैप खराब हो, वहां से हमेशा पानी बहता रहता है कंटिन्यू, तो एक टैप से 1200 लीटर पानी निकलता है, तो पता नहीं कितना ज्यादा पानी तो वेस्ट होता होगा। Yes, ma'am. चलिए अभी इस वाले कॉलम पे आते हैं, वो आपको अपने साथ भी टैली करना है कि क्या आप लोग भी इतना यूज करते हो, आपके घर में भी इतना ही होता है। एक अर्बन इंडियन यूजर यानी कि एक शहर में रहने वाला आदमी, वो एक दिन में 150 लीटर पानी यूज करता है। देखिए अभी ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर पानी, आप लोग भी एक दिन में 3 लीटर पानी पीते हैं या उससे ज्यादा पी लेते हैं, नापने कौन जाता है कि कितने लीटर पानी पी रहा है। चलिए दूसरा है कुकिंग के लिए, तो कुकिंग के लिए 4 लीटर पानी लगता है। बाथिंग के लिए 20 लीटर पानी कौन नहाता होगा, खैर गर्मियों में नहा डालते होंगे, क्या पता लगता है, सर्दी के टाइम बचाते हैं पानी, लेकिन गर्मियों में नहा लेते हैं 20 लीटर पानी। अब देखिए फ्लशिंग के लिए दिया है 40 लीटर, तो बाथरूम टॉयलेट नहाना तो अलग है, बाथरूम टॉयलेट के लिए 40 लीटर, कपड़े धुलने के लिए भी 40 लीटर, बर्तन धुलने के लिए 20 लीटर, गार्डनिंग बगीचों के लिए 23 लीटर। अब इसमें से चलिए आप सजेस्ट करेंगे कि कहाँ पर हम लोग कमी कर सकते हैं। पहले वाली लिस्ट तो कम हो नहीं सकती, पीना तो जरूरी है, कुकिंग में भी नहीं कम हो सकता, नहाने में कम हो सकता है। 20 लीटर के बजाय 10 लीटर यूज करें नहाने में। Yes, ma'am. फ्लशिंग में भी कम हो सकता है, 40 के बजाय 20 या 15 ही रखा जाए। कपड़े धुलने में भी कम कर सकते हैं, बाकी बर्तन धुलने में और गार्डनिंग में तो जाएगा ही, गार्डनिंग में भी कम हो सकता है, वहां स्प्रिंकलर इरिगेशन करके।
डायरेक्टली पानी ना डालें, वैसे भी उससे नुकसान होता है क्योंकि जब डायरेक्टली पाइप से पानी डाला जाता है तो मिट्टी भी बह के चली जाती है। अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन किया जाएगा तो मिट्टी नहीं बहती जाएगी। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पर दिया है अर्बन इंडियन, लेकिन मुझे लगता है कि विलेज एरिया में ज्यादा पानी खर्च होता है, क्योंकि शहरों में Yes, तो ma'am. लोगों को Yes, ma'am. मोटर ऑन करनी पड़ती है, मीटर बिल चालू हो जाता है तुरंत ही। लेकिन यहाँ पर तो फिलहाल गांव के एरिया में पानी की कमी नहीं है अभी। चलिए अभी एक चीज और दी है, देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये तो और ज्यादा। यस, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट? क्या आपने कभी जल मार्केट के बारे में सुना है? पानी वाले मार्केट के बारे में। तो सब्जी का मार्केट लगता है, कपड़ों का मार्केट लगता है, बट ये है वाटर मार्केट। अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में एक अमरेली शहर है जहां पर, जहां की पॉपुलेशन है 1.25 लाख, और ये लोग पूरी तरह पानी की खरीद पर डिपेंड है। मतलब पानी जब खरीदेंगे तभी मिलेगा, नहीं मिलेगा वरना। तो कुछ टाइम बाद यही कंडीशन बाकी एरिया में भी आने वाली है, क्योंकि लोग पानी का बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। अभी हमें यहाँ पर पानी खरीद के नहीं लेना पड़ता है, लेकिन शहरों में फिलहाल ये कंडीशन है। काफी लोग जब वहां से आते हैं तो बताते हैं कि वहां पर पानी खरीदना पड़ता है, 20 लीटर पानी के लिए 40 रुपए देने पड़ते हैं। अभी दिल्ली एंड मुंबई में भी यही कंडीशन है। चलिए तो अभी ये जितना पढ़ा है समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए एक बार अब क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। नहीं, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, तो कौन कौन से एरिया है जिन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, ये भी बाद में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, जितना भी पढ़ा है इससे रिलेटेड। तो अनुभव आप बताएंगे। यस, अनुभव, यू टेल व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? There are many uses of water like bathing, cooking, flushing, gardening, and many more. ओके, गुड। चलिए प्राची, आपको बताना है नेक्स्ट। Yes, Prachi, now you tell what are the factors that leads water shortage in our area? Ma'am, please repeat the question. What are the factors that leads water shortage in India? अभी our India नहीं बात करेंगे, पूरे इंडिया में करेंगे। Yes, Prachi. What are the factors that affect water shortage in our area? Yes, Muskan, you tell. मुस्कान बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक, you tell. Yes, ma'am. I'm rising population, demand for foods and cash crop, rising urbanization are the factor that. Yes, Anubhav, you tell. Ma'am, there are
many Yes. What are the factors that leads water shortage in our area? One of the factors that lead water shortage in our area is the rising population and demand for water rising every day. ओके, वेल सेड बेटा। चलिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग। तो वो कौन कौन से एरिया है, क्योंकि अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया में घूमे हैं, इंडिया के बारे में जानते हैं, लेकिन इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर वाटर शॉर्टेज है। तो कौन कौन से एरिया है जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी को लेके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लोगों को? तो देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ कहाँ पर? अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी ये लोग फील कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू drought face great problem of water scarcity। तो अब ये जो एरिया है, यहाँ जो क्लाइमेटिक जोन है, यहाँ का जो क्लाइमेट है मोस्टली कैसा रहता है, इस टाइप का रहता है कि वहाँ पर ड्राउट लगा रहता है, बहुत टाइम सूखा पड़ता है यहाँ पर, और इसलिए लोगों को पानी की कमी झेलनी पड़ती है। दिस वाटर शॉर्टेज may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources। तो यहाँ पर बारिश बहुत कम आती है, मौसमी बारिश होती है, और उसके अलावा सीजनल एनुअल जो बारिश है वो केवल और केवल सीजनल ही होती है, इसके अलावा और बारिश नहीं होती यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर पानी का खतरा बना रहता है। तो ये हुई क्यों है कंडीशन, शुरुआत में थोड़ी थी। तो यहाँ पर पानी को पहले लोगों ने देखे, पहले पर यहाँ पर पानी का बहुत ज्यादा यूज किया गया, वेस्ट किया गया पानी, पहले बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलाया गया, तो इस कारण यहाँ पर पानी की कमी देखने को मिल रही है। चलिए अभी ये पढ़ना है हमें, पानी के रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है। तो इसको पढ़ने के पहले हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, रिवर यमुना। आप में से कितने लोगों ने यमुना नदी को रियल में देखा है? शो मी योर हैंड। प्रशांत, ओनली प्रशांत। ओके, गंगा रिवर को कितने लोगों ने देखा है? ये भी प्रशांत ओनली, और किसी को नहीं? यस, तो फिलहाल गंगा नदी तो साफ है अभी, लेकिन अगर रिवर यमुना को देखा जाए तो इसका पानी बिल्कुल ही ब्लैक हो गया है, इतना ज्यादा गंदा है। देखा होगा ना प्रशांत आपने? यस मैम। तो जो यमुना नदी है इसका पानी बिल्कुल ज्यादा ब्लैक हो गया है। फिलहाल मैंने तो बहुत बार देखा है, क्योंकि दिल्ली आते जाते टाइम रास्ते में यमुना नदी पड़ती है, इसे क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। तो इसका पानी जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमेशा पॉल्यूटेड डिस्चार्ज कर दिया जाता है डायरेक्टली। जो भी घरों से निकला हुआ जितना भी कूड़ा करकट आता है वो सारा इसमें डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और यही कारण है कि इसका पानी एकदम ब्लैक बना हुआ है। अब तो फिर भी पहले से नॉर्मल है। कुछ टाइम पहले रिवर यमुना की कंडीशन बहुत ज्यादा गंदी थी, ये आपको भी देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है कितनी गंदी लगी हुई थी। It's shortage। यस, तो ये देखिए पानी, इस रिवर यमुना का पानी क्यों इतना गंदा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए सीरियस डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो होते हैं वो भी, गार्बेज वगैरह सब डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और इस वजह से यहाँ का पानी इतना ज्यादा गंदा है। गंगा नदी को भी, गंगा नदी में भी फिलहाल लोग करते थे ऐसा, लेकिन अभी गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया था जब, तब से गंगा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, गंगा रिवर को। चलिए तो अब आगे हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कैसे बचा सकते हैं हम लोग। अब देखिए गंगा नदी गंदी हो रखी है,
अब मान लो ये कहा जाए हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो बहुत बार ये आएगा कि हम अकेले क्या कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग जब स्टेप उठाएंगे तभी तो कुछ हो सकता है। एक घर का पानी भी बहुत ज्यादा गंदगी फैला सकता है। देखिए, तो access to clean and adequate water sources is the major problem facing the world today। तो पानी की कमी को लेकर के जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया में है आज। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling resources। तो इस रिसोर्स को, ये जो इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, इसे बचाने के लिए हमें जो स्टेप उठाने होंगे कौन कौन से हैं। इवन सो वाटर इज रीन्यूएबल रिसोर्स, हम इतना तो जानते ही हैं कि ये रीन्यूएबल है, दैट मीन्स कि हम इसे बना सकते हैं, फिर से रिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि जितना पानी है, अभी हमें बताया गया, जितना पानी है उतना रहेगा, कमी नहीं आएगी, ना घटेगा ना बढ़ेगा। केवल ये है कि उसकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी। तो ये एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज से हम जब चाहे रिन्यू कर सकते हैं। इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। केवल जो इसका पॉल्यूशन है और जो हम इसको ज्यादा यूज कर लेते हैं वो इसे अनफिट बना देता है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल effluents इन वाटर बॉडीज आर मेजर contaminants। तो इसके प्रदूषक क्या है, कौन कौन से हैं इसके प्रदूषक। देखिए, जो पार्शियली जो सीवेज वाटर होता है, जितना भी कूड़ा करकट रहता है वो सारा डायरेक्टली डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो खेती का जो केमिकल वगैरह है जो खेतों में डाला जाता है, अगर वो भी डायरेक्टली नदियों में जाके मिलेगा तो भी वो गंदी हो जाएगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है, जो कारखानों का जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है, वो सारा अगर किसी भी वाटर बॉडी में डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो वो अपने आप ही पॉल्यूटेड हो जाएगा। दे पॉल्यूट वाटर विथ निट्रेट्स, मीटल एंड पेस्टिसाइड। अब क्या क्या मिल जाता है, देखिए सबसे नाइट्रेट मिलता है, धातुएं मिल जाती है, मीटल मिल जाता है, कीटनाशक दवाइयां मिल जाती हैं हमारी नदी के पानी में और वो खराब हो जाती है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इसमें से जो अधिकतर केमिकल्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब आप लोग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इन दोनों की मीनिंग जानते हैं? नहीं, अभी इससे पहले वर्ड सुना है कभी? नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. What? क्या होती है इसकी मीनिंग? चलिए, देखिए, बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग करके भी मैं समझाती हूँ। बायो यानी कि जैव, यानी कि जीव, एंड ग्रेडेबल का मतलब होता है अपघटन करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो बायोडिग्रेडेबल चीजें वो कूड़ा है, वो कचरा, वो वेस्ट जिसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कुछ टाइम में बिल्कुल मिक्सअप कर देते हैं मिट्टी के साथ, यानी कि वो उसे अपघटन कर सकते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वो चीजें होती हैं जिसे वो लोग नहीं कर सकते। तो अब इसको हम लोग जान भी सकते हैं। देखिए, मिट्टी में कुछ चीजें ऐसी पड़ती हैं जो कुछ टाइम बाद मिट्टी में मिल जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। जैसे अभी आप लोग किचन वेस्ट डालें, पत्तियां हो, फूल हो, ये सारी चीजें कुछ टाइम बाद मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन्हें क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल। ये जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि जो छोटे छोटे जीव हैं वो इनको क्या कर देंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि प्लास्टिक या पॉलिथीन, तो ये चीजें ऐसी हैं जो जितने टाइम तक पड़ी रहे एज इट इज पड़ी रहेंगी, उन्हें कीड़े मकोड़े नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो वो क्या हो जाती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमारी ये जो इंडस्ट्रियों से निकला हुआ जो वेस्ट होता है ये कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसे कीड़े मकोड़े नहीं खा के खत्म कर सकते और इसलिए ये एज इट इज पड़ा रह जाता है। और फिर क्या Yes, होता ma'am. है, एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। बहुत सारे केमिकल्स भी, छोटे छोटे केमिकल्स, वो हमें दिखाई नहीं देंगे, वो केमिकल्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि पानी में मिले रह जाएंगे एज इट इज। और जब वो पानी हम लोग पियेंगे, मान लो किसी एरिया में नदी का पानी पिया जाता है, अभी हमारे यहाँ
जिसके यहाँ भी हैंडपंप वगैरह से पानी पिया जाता है, या फिर हम लोग मोटर चला के पानी ले लेते हैं, वो पानी डायरेक्टली नदियों से ही तो आता है। या कोई Yes, फिल्टर लगाया नहीं गया है कि हमने अपने हैंडपंप में कोई फिल्टर लगाया है, या फिर मोटर चलाते हैं उसमें कोई फिल्टर लगाया है, तो वो पानी हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो वो जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें केमिकल मिला हो सकता है। तो इसलिए जब नदियों में डायरेक्टली वो पानी डाल दिया जाता है तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो एज इट इज पड़े रह जाते हैं, और जब हम लोग उसे पी लेंगे तो वो कहाँ एंटर कर जाएंगे, हमारी बॉडी में। Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. तो अगर अभी हमें पानी को बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सारे effluents को, ये जो सारे ही प्रदूषक हैं, इनको अच्छी तरह पहले इनका निपटारा करेंगे, यानी कि साफ करने के बाद इनको पानी में नहीं मिलाएंगे, और इनको अलग करके बाद में जो पानी वाला वेस्ट होगा उसे पानी में डिस्चार्ज कर देंगे। इसके अलावा और क्या स्टेप लिया जा सकता है, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अब देखिए, जो जंगल लगाते हैं हम लोग या पेड़ पौधे उगाते हैं, तो क्या होता है, इनसे सरफेस रन ऑफ यानी कि जो सतही जल है वो बना रहता है, क्योंकि जहां भी पेड़ लगे होते हैं, पहले के लोगों को जब ये ढूंढना होता था कि पानी के सोर्स कहाँ मिल सकते हैं, तो वो लोग जंगल का पता लगाते थे, क्योंकि पेड़ उसी जगह उगते हैं जहां पर उन्हें पानी मिलता है, क्योंकि जो इनकी जड़ें हैं वो बहुत दूर दूर तक पानी को स्टोर करे रहती है। तो पानी को बचाने का क्या एक बढ़िया तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। अभी देखिए, पेड़ से रिलेटेड एक और चीज है, हमारे यहाँ अभी गांव में बारिश होगी, तो अगर मान लो लगातार 5-6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार बारिश हुई, तो क्या आपको दिखेगा बारिश खत्म होने के बाद 1 दिन या दूसरे दिन आप लोग नोटिस करेंगे पूरा पानी गायब दिखता है ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि सारा Ma'am. ऑब्जर्व कर लिया अपनी जड़ों में, क्योंकि उनके अंदर ये कैपेसिटी है, वो पानी को कहाँ खींच लेंगी, नीचे, और फिर जब हमें जरूरत होगी तो अंडरग्राउंड वाटर हम लोग ले भी लेंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन हो कि लगातार 1 या 2 हफ्ते तक बारिश आ जाए शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, बनारस, अगर इन जगहों पर बारिश आ जाए, तो आप लोगों ने आए दिन न्यूज में देखा होगा, दिखाया जाता है कि लोगों की घुटने तक पानी भरा है, सर तक चला गया, दिखाया जाता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर पेड़ तो है नहीं जो पानी को अपनी जड़ों में खींच लेंगे, तो वो पानी कहाँ जाएगा, सड़कों पे ही भरा रहेगा। तो इसलिए अगर हमें अंडरग्राउंड वाटर लेवल बनाए रखना है तो इसके लिए क्या करना है, पेड़ लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन आउट। हम पानी को बचा भी सकते हैं, जैसे अभी छत पे मान लो बारिश आ रही है कंटिन्यू, छत के पानी को हम लोग पाइप लगा के स्टोर कर रहे हैं एक टैंक में, तो आगे आने वाले टाइम में वो पानी यूज हो जाएगा। उस पानी को हम लोग डायरेक्टली पिए ना, लेकिन पेड़ पौधों के लिए, खेती के लिए वो यूज हो सकता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग एक ये मेथड हो गया। द कैनल यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड, तो अभी हमने जो ये पानी इकट्ठा किया है कैनल में या नहरों में, वो पानी खेतों को सींचने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। He properly linked to minimize losses by water seepage. तो देखिए अब इससे क्या होगा, एक चीज और दी हुई है हमें, वाटर यूज को बचाने के लिए, मान लो अभी खेती कर रहे हैं हम, पानी ज्यादा खराब ना हो, या कीटनाशक दवाइयां जो यूज की है वो बह करके ज्यादा दूर तक ना जाए, इसके लिए हमें क्या यूज करना है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये आपको यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, दिख रही है ना? तो Ma'am. खेतों में Yes, ma'am. सिंचाई की जा सकती है डायरेक्टली, लेकिन मोस्टली लोग करते क्या है, नहरें बना के पानी भर देते हैं, और होता क्या है, इससे नुकसान भी होता है। मान लो पानी भर दिया गया, क्या होगा, जो हमने दवाइयां यूज की है, इतनी महंगी खरीद के लाए थे कि पेड़ पौधे बढ़े और हमने सिंचाई कर दी, वो दवाई तो सारी बह करके आ गई यहाँ नालियों में, पेड़ों को क्या मिला, क्या मिला, कुछ नहीं। No, ma'am. No, ma'am. क्या करना है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। इससे क्या होगा, ज्यादा पानी पेड़ों के ऊपर जाएगा ही नहीं,
और ना इससे इतना ज्यादा प्रेशर में पानी जाएगा कि वो उस दवाई को धुल डाले, तो इससे क्या होगा, प्रॉपरली पेड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पानी भी कम यूज होगा। इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स